हेलो एवरीवन, आर एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ ऑन द ह्यूज डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस इंट्रोडक्शंस, या फिर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस ओवरव्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? सिलेबस ओवरव्यू। मतलब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमारे होंगे। यूनिट वाइज हम ये बातें करने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यदि मैं बात करूँ कि अभी हमारा जो कोड चल रहा है, बी कोड चल रहा है। बी एक्चुअली में क्या है? कोड है। बी क्या है? कोड है। एम ई जो है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बी एम ई 101। सेकेंड सेम में जब आप आते हैं तो यही सब्जेक्ट जो होता है 201 हो जाता है। और ये टू जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? सेकेंड सेम के लिए। तो ठीक है, तो एफ एम ई की बात करें तो एफ एम ई का मतलब क्या है? एफ एम ई का मतलब जो है, इसे हम कह सकते हैं ये एफ एम ई फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एफ एम ई का मतलब क्या है? फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस का। और क्या क्या सिलेबस हमारे AKTU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि हमारा लास्ट ईयर चेंज हुआ था। तो हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यदि बातें करें इसमें तो हमारा जो नेक्स्ट जो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स की मैं बातें करूँ तो ना, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स जो है 3 चैप्टर में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? 3 चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो मैं, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोर्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फोर्स सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम जो है फोर्स सिस्टम जो है वो आपने 11th में पढ़ रखा होगा। फोर्स सिस्टम अपने 11th में पढ़ रखा होगा, उसी की हम बातें करने जा रहे हैं। तो फोर्स सिस्टम में हमें ये पढ़ना है कि फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, किसकी किसकी बातें करने वाले हैं हम। फोर्स क्या है, तो यहाँ पे फोर्स को हम रिजॉल्व करना भी सीखेंगे, फोर्स की डिफिनेशंस देखेंगे। मोमेंट क्या है, कपल एक्चुअली में जब हम किसी भी शाफ्ट या फिर किसी भी शाफ्ट, जैसे कपल की मैं बातें करता हूँ, जैसे आपने बीम पढ़ा होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कपल की वजह से क्या है, मूवमेंट जनरेट होता है। कपल की वजह से क्या होता है? मूवमेंट जनरेट होता है। कपल का दूसरा नाम भी मूवमेंट है। तो कपल की लगाने की वजह से हमारे बीम पे क्या हो जाते हैं? मूवमेंट क्रिएट होते हैं। तो कपल भी हम पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम देखने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि यदि हम पॉइंट ऑफ एक्शन जो है उसे हम सेम लाइन ऑफ एक्शन पे शिफ्ट कर दें तो नेट इफेक्ट जो आएगा हमारे सिस्टम पर, फोर्स ऑफ सिस्टम पर, वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये सब बातें हम करने वाले हैं, डिटेल्स में हम वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिगेंस थ्योरम। तो वेरिगेंस थ्योरम को देखने के बाद हम बातें करेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में आपने देखा होगा, ये आपने 11th में भी देख रखा है कि R इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। लेकिन ये किस कंडीशंस में होता है? थीटा की वैल्यू क्या हो जाए तब होगा। तो ये सब डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। आपने अभी सिर्फ इतना ही देखा होगा, इसमें हम +2 fx fy cos थीटा भी होता है। तो वो सभी बातें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कनकरेंट फोर्सेस क्या है, नॉन कनकरेंट फोर्सेस क्या है, कोप्लेनर क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर क्या होते हैं। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं फोर्स सिस्टम पे। कहाँ पे देखने वाले हैं? फोर्स सिस्टम में। फोर्स सिस्टम देखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है ना, वो है बीम। क्या है? बीम, या फिर मैं कहूँगा इसे बीम्स। तो बीम्स में जो बातें हैं, बीम्स में अभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बातें थी वो ये थी कि बीम्स में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे थे। लेकिन लास्ट ईयर का पेपर देखने के बाद, या फिर अभी कहेंगे जस्ट इसके पहले आपने जो पेपर देखा था ना, उस पेपर में इन्होंने एक न्यूमेरिकल भी पूछा है। उस न्यूमेरिकल में इन्होंने SFD BMD भी पूछ लिया है, जिसकी वजह से इस बार जो हम पढ़ेंगे उसमें हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और न्यूमेरिकल पे भी हमें फोकस करना है। तो बीम्स क्या होता है? बीम्स से बेसिकली यदि मैं बात करूँ बीम्स क्या है, तो बीम्स एक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें
जो कि करता क्या है कि लोड को बियर करता है कि या फिर कह सकते हैं बीम कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका वन डायमेंशंस बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर डायमेंशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीम्स देखने वाले हैं। बीम्स कितने तरह के होते हैं, अपने सिंपली सपोर्टेड बीम देखेंगे, कैंटिलीवर देखेंगे, फिक्स्ड बीम देखेंगे, तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है। सपोर्ट में रोलर सपोर्ट देखेंगे, हिंज सपोर्ट देखेंगे, फिक्स सपोर्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड्स क्या है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिया गया, लेकिन हम डिस्कस तीनों पॉइंट्स को करेंगे। लोड्स की बात करें तो लोड्स 3 तरह के होते हैं। पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है, यूवीएल। यूडीएल की बात करें तो यूडीएल जो है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूवीएल की बात करें तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम भी देखने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। सपोर्ट रिएक्शन से मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल देखने के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको नाम दूँ ना, तो ये हमारा जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और ये इसमें क्या है चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 3 की मैं बातें करूँ तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में यदि आप बातें करिए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 11th के टॉपिक में भी आपने इसको देख रखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसे फिर से हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस के क्या टाइप हैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के क्या टाइप्स हैं। और मैं बात करूँ हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ कहता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट नॉर्मल स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये सब बिल्कुल बातें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हुक्स लॉ क्या है। पॉइजन रेशियो की बात करेंगे तो पॉइजन रेशियो बेसिकली टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स है, जिसमें लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होते हैं। ये सब बातें हम बातें करने वाले हैं। यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट 4 तरह के हम पढ़ने वाले हैं। यंग्स मॉडुलस देखेंगे, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखेंगे, बल्क मॉडुलस देखेंगे, और पॉइजन रेशियो देखेंगे। और इनके बीच में रिलेशंस भी हम देखने वाले हैं। ई जी म्यू के बीच में क्या रिलेशंस है। ई जो यंग्स मॉडुलस होता है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, के बल्क मॉडुलस होता है, म्यू जो होता है पॉइजन रेशियो। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब बातें हम इस यूनिट नंबर 1 में देखने वाले हैं। तो अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में बेसिकली 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो क्या है, आईसी इंजन है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन का क्या मतलब है, इंटरनल कंबशन इंजन। और दूसरा जो हमारे पास है वो है ईवीज। ईवीज का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंटरनल कंबशन पहला चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास है वो क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन की मैं बातें करूँ तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, तो आप कहेंगे इंटरनल कंबशन इंजन वो इंजन है जिसमें फ्यूल का कंबशन मीन्स बर्निंग, फ्यूल जो जलेगा वो इनसाइड द इंजन बर्न होगा। कहाँ पे बर्न होगा, इनसाइड द इंजन। और ऐसे इंजन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन में हम बिल्कुल डिटेल्स में बातें करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटरनल इंजन के बेसिक पार्ट्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन के कितने टाइप्स हैं, और ये सब बातें हम करने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। और इंटरनल कंबशन इंजन में हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिफिनेशंस देखेंगे। बेसिक डिफिनेशंस की बात करूँ तो बेसिक डिफिनेशंस हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, बेसिक डिफिनेशंस हम हीट इंजन से बातें करेंगे। और हीट इंजन से भी पहले मैं बातें करूँ कि हीट इंजन से पहले क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि हीट इंजन से पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक केल्विन प्लांक, दूसरा क्लॉसियस। केल्विन प्लांक ने अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हीट इंजन। और हीट इंजन ही 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वो एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। फिर यहाँ पे हम कंपोनेंट की बात करेंगे, इससे क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, आपका इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, क्रैंक शाफ्ट है, और सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन रिंग्स हैं, स्पार्क प्लग है, फ्यूल इंजेक्टर है। तो ये सब इनलेट मैनिफोल्ड, आउटलेट मैनिफोल्ड, इन सब की बातें करेंगे। साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे। और लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर
चैप्टर अभी जो जस्ट लिया वहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शंस की बातें की हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम से ये क्वेश्चन स्किप किया जा रहा था, इसे हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन आपने देखा होगा, 4 स्ट्रोक इंजन देखा होगा, आपके पास जो बाइक है 4 स्ट्रोक इंजन है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इनका नाम 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है, ये सब हम देखने वाले हैं। एसआई इंजन सीआई इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं उन्हें हम एसआई इंजन बोलते हैं, डीजल इंजन जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई का मतलब क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। साथ ही साथ हम इनके मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स से मतलब है एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, स्कैवेंजिंग एक प्रोसेस है, स्कैवेंजिंग बेसिकली जो डिफाइन है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्न गैसेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेश चार्ज। तो ये बिल्कुल डिटेल्स में और डीप में पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, तो डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है, ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, आज की डेट में जो ई रिक्शा है ना, ई रिक्शा एक टाइप ऑफ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मान सकते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जिसमें बैटरी के साथ साथ किसी भी हम ट्रेडिशनल फ्यूल से भी इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ ईवीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, बैटरीज हमें देखना है, चार्जर देखना है, ड्राइव्स देखना है, ट्रांसमिशन एंड पावर डिवाइसेस। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ईवीज का, ईवीज के कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। साथ ही साथ हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे, इसमें ड्राइव ट्रेन देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पोल्यूशंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, और ये ट्रेडिशनल फ्यूल नहीं यूज कर रहा है, बैटरी को बार बार चार्ज करके फिर से यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास जो है वो थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन की बातें करने वाले हैं। किसकी बातें करने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से मैं बोलूँ आप क्या समझते हो, तो आपके घर में जो फ्रीज है ना, उसको बेसिकली हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, लेकिन आप फ्रीज बोलते हैं, लेकिन आज से हमें कोशिश करना है रेफ्रिजरेटर हम बोलेंगे उसे। और दूसरा हमारे पास क्या है, एसी, जिसे हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे पहला जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेशन पे बेस्ड है, और रेफ्रिजरेशंस में हम देखने वाले हैं कि रेफ्रिजरेशंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशंस हम देखेंगे, हम लोग सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके डिफिनीशंस को देखेंगे। ये डिफिनीशंस देखने के बाद फिर आगे हम लोग बातें करेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बाद हम देखेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ ना, कभी कभी आप अपने घरों में एसी लगवाते हो ना, तो हमसे कोई पूछता है कि जो आपने एसी लगवाया कितने टन का लगवाया है, तो टन जो है उसका वेट नहीं है, टन जो है वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को डिफाइन करता है। और यदि मैं बात बताऊं 1 टन का मतलब है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये 3.5 किलो वाट के बराबर होता है। इसका मतलब 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3.5 किलो जूल हीट आपके रूम से ये एक्सट्रैक्ट कर देगा, निकाल देगा, इसीलिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 टन। तो यहाँ पे हम ये भी डिफाइन करने वाले हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है एफिशिएंसी में मेजर करते हैं, लेकिन हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप है उनकी जो परफॉर्मेंस हम मेजर करेंगे वो सीओपी के टर्म में मेजर करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारे पास कुछ है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, और ठीक है। तो आर्टिफिशियल्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो वेपर कंप्रेशंस, या फिर आप कह सकते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इनकी बातें यहाँ हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। कंस्ट्रक्शंस की बातें करेंगे, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसकी हम बातें करने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को भी देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, और आपको यहाँ पे पढ़ के बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो। तो ठीक है, तो ये बातें हम जब हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सब बातें करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बात करें यूनिट 3 में, तो सेकंड चैप्टर हमारे पास जो है वो है एयर कंडीशनिंग पे है। किस पे है, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग की यदि मैं बात करूँ तो एयर कंडीशनिंग बेसिकली जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गर्मी के दिनों में आप अपने घरों में लगाते हो एसी, और उसी एसी की हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने रूम को कूल करते हैं। एयर कंडीशनिंग जो है वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए है,
एयर कंडीशनिंग किसके लिए है? ह्यूमन कंफर्ट के लिए। रेफ्रिजरेशन जो है वो किसके लिए? कूलिंग के लिए। रेफ्रिजरेशन जो सिंपली कूलिंग के लिए है, लेकिन एयर कंडीशनिंग कूलिंग ही नहीं मतलब है, ये ह्यूमन कंफर्ट को देखने वाला है। किसको देखने वाला है? ह्यूमन कंफर्ट को देखने वाला है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल होना है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होना है, वेलोसिटी ऑफ एयर भी कंट्रोल होना है, क्वालिटी ऑफ एयर को भी कंट्रोल करना है। तो ढेर सारे पॉइंट पे यहाँ पे क्या होने वाला है, ढेर सारे पॉइंट पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी हम कहेंगे हमारा जो रूम है वो एयर कंडीशनड है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एयर कंडीशनिंग क्या है, इसके डिफिनीशंस देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन सभी टेम्परेचर को हम पढ़ने वाले हैं। ड्राई बल्ब ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या है? नथिंग, इट इज जस्ट अ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द रूम। आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमिडिटी प्रेजेंट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है मॉइस्चर कंटेंट को। यदि आपका फेस जो है स्टिकी हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है आपके फेस में, पसीना आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो यदि मान लीजिए हम उस रूम का टेम्परेचर मेजर करें किसी थर्मोमीटर से, और थर्मोमीटर का जो बल्ब है, टिप है, बिल्कुल ड्राई है, तो वो टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। फिर उसी थर्मोमीटर को हम कवर्ड कर दे वेट विक से या फिर वेट क्लॉथ से, जो टेम्परेचर मेजर करेगा वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में हमारे रूम में जो मॉइस्चर है ना वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कोई बात नहीं, जब हम सिलेबस डिटेल्स में स्टडी करेंगे ना तो वहाँ पे हर एक बातें हम करने वाले हैं। कंफर्ट कंडीशंस की बातें करेंगे। कंफर्ट चार्ट भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कंफर्ट चार्ट कैसे बनता है। कंफर्ट चार्ट बेसिकली जो ड्रॉ किया जाता है डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बीच में। फिर यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ विंडो टाइप एसी। आपके घरों में जो एसी लगता होता है विंडो पे, उस एसी की भी बातें हम करने वाले हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स और इसका एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स देखने वाले हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसमें हम कुछ फ्लूइड के बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड के क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं हम। और ये जो टर्म है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यदि ये टर्म्स हमें क्लियर नहीं होते हैं ना तो फिर चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के ब्रांच कितने हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स होता है और फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। फिर बाद में हम बातें करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में हम प्रेशर की बातें करेंगे, डेंसिटी की बातें करेंगे, साथ ही साथ हम विस्कोसिटी भी देखने वाले हैं, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने वाले हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक टर्म को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी इज जस्ट लाइक अ फ्रिक्शंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स। जैसे फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस के बीच में मोशंस को अपोज करता है, वैसे ही फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में जो मोशंस होता है उनको जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ये दो तरह के होते हैं, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और स्पेसिफिक वेट भी पढ़ना हमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे पास्कल्स लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशंस बोलता है यदि मान लीजिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस बोलता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यदि कोई पाइप से आप फ्लो करा रहे हो अब तो यदि उसका क्रॉस सेक्शन मुंह छोटा करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स में। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस की यदि हम बातें करें तो हमारे पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस हैं तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टरबाइन देखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे देखने वाले हैं पंप देखने वाले हैं और साथ ही साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट भी देखने वाले हैं। तो यदि मैं
टर्बाइंस की बात करूँ तो टर्बाइंस क्या है, टर्बाइंस इज ए बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन दो तरह का हमारे सिलेबस में दिया गया है, एक पेल्टन व्हील, दूसरा फ्रांसिस टरबाइन। और पेल्टन व्हील जो है ये एक तरह का इम्पल्स टरबाइन है। कैसा ये टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन। और हमारे पास ये जो फ्रांसिस टरबाइन है ना, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। क्या बोलते हैं इसे हम, रिएक्शन टरबाइन। साथ ही साथ हम पंप पढ़ने वाले हैं। पंप दो तरह के पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप सिमिलर टू आईसी इंजन, वहाँ के कॉन्सेप्ट से हम इसे आसानी से पढ़ लेंगे। फिर क्लासिफिकेशन से हम देखने वाले हैं और हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने वाले हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम यहाँ पे दो तरह के देखने वाले हैं, एक डायरेक्ट टाइप, दूसरा सस्पेंडेड टाइप। यहाँ पे दो तरह से देखने वाले हैं। तो लास्ट यूनिट की हम बात करें तो लास्ट यूनिट जो है हमारे पास, इसमें दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो है मेजरमेंट, एक क्या है, मेजरमेंट। और मेजरमेंट जो है 11th से भी मैच करता है टॉपिक। दूसरा है मैकाट्रॉनिक्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक्चुअली में जो सीएस के स्टूडेंट हैं ना, उन्हें भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मैकेनिकल प्रोसेस हो रहे हैं ना अभी तक हमारे, हम आसपास जो भी देख रहे हैं, उन सभी को ऑटोमेटिक कर रहे हैं हम विद हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्यूटर। तो यही सब बातें यहाँ पे होने वाली हैं। तो मेजरमेंट में यदि हम बातें करें तो मेजरमेंट में हमारे पास क्या है, मेजरमेंट में यदि आप बोलें तो मेजरमेंट में एरर क्या होता है, और साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो ये मेजरमेंट में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट को देखने वाले हैं, एरर इन मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। और एरर की बातें मैं करूँ तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो कि 100% एक्यूरेट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट भी देखने वाले हैं, एरर इन मेजरमेंट हम देखने वाले हैं। कैलिब्रेशंस की बात करें तो कैलिब्रेशंस बेसिकली यूज टू करेक्ट द मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, मेजरमेंट करते करते वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, फॉल्टी हो जाते हैं। तो लैब में उनका क्या होता है, कैलिब्रेशंस होता है, उन्हें फिर से सही किया जाता है और उनको मेजर किया जाता है कि वो अपना जो मेजरमेंट कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशंस। तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर्स की हम बातें करेंगे तो बर्डन ट्यूब देखने वाले हैं, प्रेशर देखने वाले हैं, यू ट्यूब देखने वाले हैं, मैनोमीटर देखने वाले हैं। तो ये सब डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं किसके, मेजरमेंट की। टेम्परेचर के लिए यहाँ पे हम जो डिवाइस पढ़ने वाले हैं, थर्मोकपल और ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो थर्मोकपल ऑप्टिकल पायरोमीटर को देखेंगे। मास फ्लो रेट की हम बात करें तो दो तरह के डिवाइस पढ़ने वाले हैं, वेंचुरी मीटर एंड ऑर्फिस मीटर। स्ट्रेन के लिए जो है बॉन्डेड और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज से। फोर्स के लिए प्रोवाइडिंग रिंग हम पढ़ेंगे। टॉर्क के लिए प्रोनिक ब्रेक और डायनमोमीटर, ये सब यूज होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इन्हें हम पढ़ के बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद हमारा मेजरमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बातें आती हैं मैकाट्रॉनिक्स की। तो मैकाट्रॉनिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, इवोल्यूशंस, स्कोप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकाट्रॉनिक्स हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ मैकाट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, आयोनिक्स, इनका एप्लीकेशन, सेंसर, ट्रांसड्यूसर्स और टाइप्स ऑफ सेंसर, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एक थर्ड, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड हम और पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर होगा ना उसमें कुछ बातें और पढ़ेंगे, जिसमें होगा क्या होगा, काइनेमेटिक चेन होगा, काइनेमेटिक चेन होगा, गियर होगा और रेसेट मैकेनिज्म, और भी ढेर सारी बातें होंगी। वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट भी है, ये इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो मैं डायरेक्टली आपको जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही दो इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कैम की भी बातें करेंगे। हम किसकी बातें करेंगे, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म जो होता है वो आईसी इंजन में इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और सब वीडियो रेगुलरली आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।